अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का हम बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम करने आए हैं कबीर वाला में। और ये हमने अब तक जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं कबीर वाला का हमारा पहला चक्कर था, लेकिन ये पहला चक्कर इंतहाई अहम और बड़ा मुनफरिद नोयत का है कि हम आपको आज कपास की ऐसी अक़साम जो है दिखाएंगे कि उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात जो हैं वो किए गए हैं और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के नताइज सामने आ रहे हैं और बड़े मस्बत किस्म के नताइज सामने आए हैं। अर्ली काश्त भी हम आपको दिखाएंगे और पहली चुनाई जो है, पहली एक चुनाई और दो चुनाई में 30 मन तक कॉटन पिक कर ली गई है, कपास की चुनाई हो गई और अभी भी ऐसे लगता है कि अभी चुनाई नहीं हुई और पूरे का पूरा कॉटन का फील्ड वैसे ही भरा हुआ है और अभी भी फ्रूटिंग के ऊपर है। वो फील्ड भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो लेट काश्त है, जुलाई की काश्त से अक्सर हमारा काश्तकार डरता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जुलाई की काश्त कैसे की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे कामयाब उसको बनाया जा सकता है। तो कबीरवाला के इंतहाई प्रोग्रेसिव फार्मर और कॉटन ब्रीडर आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा हम बात करेंगे कि वो नई जो इजादात हो रही हैं कॉटन सीड के हवाले से, तो वो कितना इम्पोर्टेंट हैं और कितना उनके मस्बत नताइज आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो इस वक्त कपास के बहरान से गुजर रहा है, उसके लिए क्या होप है, क्या उम्मीद नज़र आ रही है। हमारा काश्तकार इश्क करता है कपास से, लेकिन जब उसको पैदावार ही नहीं मिलती, उसको रेट ही नहीं मिलता, तो अब वो डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा रेट भी अच्छा है और बहुत सारी वैराइटीज़ परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रही हैं। फैसल हयात साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा जब उनसे बात करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनका अपना वसी तजुर्बा है कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से और अभी उन्होंने कॉटन मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो हैं वो अपनी भी काश्त की हुई हैं, मुख्तलिफ और वैराइटीज़ भी काश्त की हुई हैं, कुछ ट्रायल्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, लाइनें लगाई हुई हैं उसमें। और दूसरा सबसे अहम चीज़ ये भी है कि गुलाबी सुंडी का कंट्रोल वो एक बड़ा मसला है, उसके लिए क्या तजुर्बा हो रहा है यहाँ पे। और जो जड़ी बूटियाँ आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करती हैं, तंग करती हैं फसल को और काश्तकार का नुकसान करती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि कितने अरसे से हैं इस फील्ड में कॉटन ब्रीडिंग की, अगर हम बात करें, कॉटन रिसर्च की बात करें और फिर कॉटन ग्रोइंग की बात करें। आज कॉटन के हवाले से क्योंकि हम इकट्ठे हुए हैं तो हम कॉटन पे मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात करेंगे, इसकी रिवाइवल पे बात करेंगे, इसके जो मुख्तलिफ मसले मसाइल हैं उन पे बात करेंगे और फिर उनका सलूशन भी आज हम तय करेंगे कि हम जो है इन जो मसाइल हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं और अपने ज़िम्मेदार को हम फ्यूचर में कौन सी ऐसी वैराइटीज़ दें कि जिससे उसकी प्रोडक्शन बेहतर हो, उसकी पैदावार बेहतर हो और हमारा जो ज़िम्मेदार कॉटन का है वो खुशहाल हो। वो यकीनन खुशहाल हो, जैसे फैसल साहब बात कर रहे हैं। अच्छा सर बताइएगा कि इस वक्त जिस हम फील्ड में खड़े हैं कौन सी वैरायटी है और कब लगी? जी, तो ये एज ए CEO ऑफ खाकसार सीड्स, तो ये मेरा पहला जो है यहाँ पे कबीर वाले में ये फील्ड है। जो ये वैरायटी हमने पहले अर्ली कास्ट में मार्च में प्लांटिंग की और मार्च की जो हमारी प्लांटिंग थी उसको हमने पिक किया ये जून में और जून के बाद हमने ये जो फील्ड लगाया है ये जुलाई में लगाया है और जुलाई में हमने यहाँ पे 22 एकड़ लगाए हैं। ज़िम्मेदार हमारा रिलेक्टेंट है कि ये लेट काश में, क्योंकि पिछले मुसलसल 3-4 साल से वो कॉटन नाकाम हो रही है, तो वो एक मायूसी की तरफ चला गया है कि हम लेट काश में जो है कॉटन नहीं काश कर सकते। हालांकि उसमें जो एक बड़ा रोल है वो हमारे क्लाइमेट का है कि पाकिस्तान जो है वो टॉप वल्नरेबल कंट्रीज़ में है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज ने इफ़ेक्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है एक तो जो क्लाइमेट है वो वापस लौट आया है, जो कॉटन को कंड्यूसिव है, एनवायरनमेंट कॉटन को सपोर्ट करता है। और दूसरा हमने ऐसी वैराइटीज़ जो है वो ब्रीड कर ली हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, जो क्लाइमेट अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो वो उसके ख़िलाफ़ उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है। ये जो प्लाट हमने लगाया है ये जुलाई की काश्त है। जुलाई में अक्सर जो है हमारा यहाँ का ज़िम्मेदार जो कॉटन नहीं लगाता, मगर हमारे जो हैं पार्टनर जैसे राना सलीम साहब हैं, वो कॉटन के लवर, उन्होंने हमें जो है वो हिम्मत दी, वो करे दिया कि आप लगाएं, ठीक है। और हमारी वैराइटीज़ में ऐसी वो क्लाइमेट रेजिलियंस मौजूद है जो आपको सामने नज़र आ रही है। इसमें हमने काफ़ी जो क्लाइमेट रेजिलियंट जो है वो जीन इसमें इनकॉर्पोरेट की हैं, उस पर हम तफसीलन बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं। और ये पाकिस्तान में ट्रिपल जीन
पे पहली वैरायटी होगी जो विद टैग ये मार्केट में जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के टैग इसके साथ लगा हुआ होगा। हमने ये जो टेक्नोलॉजी एक्वायर की है, ये कैम जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाहौर से एक्वायर की है। हम पिछले 4 साल से इस पर मुसलसल काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि एक तो हमारे पास 100% जो प्योर है वो वैरायटी मौजूद है, दूसरा इसमें जो है वो जड़ी बूटियों का मुकम्मल तदारक है और तीसरा इसमें गुलाबी सुंडी जो कि इस वक्त सितंबर के महीने में आपको पता है कि उसका बहुत ही ज़्यादा हमला है। इस पे बिल्कुल ही गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ इसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत मौजूद है, 100% मौजूद है। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने ये आइडेंटिफाइड किया कि इस जो लाइन है इसके अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं होता। तो उस सिलसिले में मैंने कैंप के जो हमारे कोलैबोरेटर हैं डॉक्टर हदीस अहमद नासिर साहब, उनको बुलाया और फील्ड विज़िट करवाया और बाकायदा वो यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके ले गए अपनी लैब में और उन्होंने जब इसका टॉक्सिक लेवल जो है वो चेक किया तो इसमें टॉक्सिक लेवल सबसे हाई लेवल पे पाया गया। तो जब टॉक्सिक लेवल इसका हाई लेवल पे था तो उन्होंने इस बात पे ये नतीजा अखज़ किया कि ये टॉक्सिसिटी की वजह से जो है इस पे पिंक का अटैक नहीं होता और वो इसको जो है ना वो इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत या इसको मारने की, पिंक को मारने की सलाहियत इसमें बढ़ जाती है। अच्छा सर, हम चाह रहे हैं कि इसके हवाले से भी थोड़ा बताएं। जो अभी जी काश्तकारों के लिए सबसे अहम बात यह है कि जो जुलाई की काश्त है वो ये पौधा है और इसकी फ्रूटिंग हम देख रहे हैं। मैं बड़ा हैरान रह गया हूँ कि ये अभी से इसकी फ्रूटिंग जो है वो इतनी है। डॉक्टर साहब, इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी और कब तक ये मैच्योरिटी लेवल को पहुँचेगा? एक्चुअली ये जो पौधा है आप देख रहे हैं कि इसकी फ्रूटिंग बिल्कुल बेस से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ये टिंडा मौजूद है। ये पहला जो टिंडा है ये लग चुका है और ये ऊपर भी टिंडे आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे और यहाँ तक मतलब ऊपर फ्रूटिंग जी 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 और इस वक्त तक तकरीबन मेरे ख्याल में 25 से 30 स्क्वायर और बॉल इस पे मौजूद हैं, फ्लावर स्क्वायर, बड और जो है बॉल। तो ये वैरायटी इनडिटर्मिनेट टाइप वैरायटी है। तो ये जैसे जैसे हम इसको खाद पानी देंगे तो ये चलती रहेगी। इसमें ये है कि ये पहले जो 1 to 1 एक वैरायटी पहले शुरू में आई थी वो 20 से 25 बॉल लेके रुक जाती थी और उसके बाद फिर दोबारा चलना शुरू करती थी। तो ये ऐसी वैरायटी है कि ये 40 बॉल ले लेती है, 40 से 45 बॉल इस पे तैयार हो जाते हैं, मगर ये रुकती नहीं है। ये थोड़ा सा ब्रेक करती है, नीचे से इसके बॉल खुलना शुरू हो जाते हैं और ये फिर दोबारा ऊपर चलना शुरू हो जाती है। तो इस वैरायटी को अगर टेम्परेचर कंडूसिव रहे तो हम इसको जो है ये सितंबर एंड तक जो है वो खाद दे सकते हैं और इसको जो है हम इस सीज़न के एंड तक हमारी कोशिश है कि हम 35 से 40 मन फी एकड़ के हिसाब से इससे हम जो है वो कॉटन पिक कर लें। अगर हम बात करें, आजकल विंडो की बात हो रही है कि विंडो शॉर्ट करें जी कॉटन का और इससे जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ेगा इसकी पैदावार के ऊपर भी। तो आपको लगता है कि वो जो विंडो शॉर्ट करने का कंसेप्ट है वो इससे कहीं उससे बाहर निकल रही होगी और ये अगर लेट होती है तो आपको लगता है कि जो गंदम की हमारी काश्त है वो भी ताख़ीर का शिकार हो सकती है? इसकी पिकिंग का टाइम आप कैसे देख रहे हैं? इसको सर ऐसे है कि ये जो विंडो शॉर्ट करने से ना हमारा एरिया कम हो जाएगा। अगर हम विंडो शॉर्ट करेंगे तो उस चक्कर में हमारा एरिया पिछले 2 साल में तकरीबन 30 से 40% कम हुआ है। तो अगर हम मज़ीद विंडो शॉर्ट कर देंगे तो एरिया मज़ीद कम हो जाएगा। हमारी विंडो जितनी ओपन होगी उसमें हमारा ज़्यादा एरिया लगने के चांसेस है, मगर उसमें हमें टारगेट करना पड़ेगा कि जो अर्ली विंडो में कौन सी हमें लगानी है, मिड में कौन सी लगानी है और लेट में कौन सी लगानी है और उसके हिसाब से हमें एग्रोनॉमी डेवलप करना पड़ेगी। एग्रोनॉमी जब हम प्रॉपर हर विंडो के डेवलप कर लेंगे तो चाहे फिर वो अर्ली लगाएं चाहे वो लेट लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे जो है ना ये होगा कि हमारा एरिया बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली वो पैदावार में कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी है यहाँ पर अहम जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से थोड़ा सा फार्मर को ये भी बताइएगा कि अगर यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ मतलब होती हैं तो आपने किस तरीके से उनको कंट्रोल किया है, उसमें सीड का कितना किरदार है, उसकी क्या जेनेटिक्स हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जड़ी बूटियों का, क्योंकि जो ही पौधा जो है वो जर्मिनेट करता है साथ ही जड़ी बूटियाँ उगना शुरू हो जाती हैं। जड़ी बूटियों का अगर प्रॉपर वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए तो उसके 2 से 3 नुकसान आते हैं। नंबर 1, पौधा शुरू से फल नहीं उठाता। नंबर 2, जड़ी बूटियाँ होने की वजह से ये इंसेक्ट पेस्ट का हैबिटेट बन जाता है। नंबर 3, जो खुराक एक पौधे को मिलनी थी वो 10 जड़ी बूटियों को साथ मिलेगी और वो प्रॉपर खुराक उसके ऊपर जो है ट्रांसलोकेट नहीं होगी।
इस वजह से, और चौथी ये है कि जो ज़िम्मेदार को एक कंफर्ट मिली है कि इसके अंदर हमने जो जीन डाला है GTG जीन, जो कि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है। खड़ी कपास के ऊपर आप वो जो खालों पे स्प्रे करने वाला होता है स्प्रे ग्लाइफोसेट, वो आप कर देंगे तो पौधे को कुछ नहीं होगा और हर तरह की जो जड़ी बूटी है उसका खात्मा हो जाएगा। तो ये कंफर्ट है, ठीक है। और ये एक ब्रांड हम इंशाल्लाह मार्केट में लॉन्च करेंगे जो ना सिर्फ जड़ी बूटियों का इसमें कंट्रोल होगा बल्कि कुछ और नई टेक्नोलॉजीज़ जिसका हम अभी जिक्र करेंगे, तो वो उसके ख़िलाफ़ भी हमने इसमें कुछ कुव्वत मुदाफ़ा डेवलप किया। ये जी बड़ा ज़बरदस्त है कि ये हमने देखा अभी इसकी हाइट जो है वो बहुत कम है। अच्छा, आखिर में इसके हवाले से आखिर में आप ये बताएंगे कि इसकी जो प्लांट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो आपने वो प्लांट टू प्लांट फासला जो है वो उसको कैसे कितना मेंटेन किया है, उसको कम किया है, बढ़ाया है, और फी एकड़ आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, और ये भी कोई इसका अंदाज़ा लगाया कि अगर एक प्लांट जो है वो आपको कितनी प्रोडक्शन दे रहा होगा तो फिर फी एकड़ की प्रोडक्शन औसत आपकी टेंटेटिव क्या आप देख रहे हैं? इसका फ़ी एकड़ जो है वो पैदावार हमारी कितनी आएगी और प्लांट पॉपुलेशन हमने कितनी रखनी है। जैसे कि हमने पहले आपको अर्ज़ किया कि इस वक्त वन ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो वाइट फ्लाई का प्रॉब्लम है, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको अभी तक बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए कैटर करने की कोशिश की जा रही है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इस पे काम हो रहा है, मगर अभी तक इस पे 100% कंट्रोल नहीं है। रिसर्च जारी है, जो ही इसका 100% कंट्रोल होगा तो वो चीज़ें भी हम मार्केट में ले आएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग इसका कंट्रोल ये है कि हम इसको मैनेजमेंट के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करें। मैनेजमेंट कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अर्ली में जब हम लगाएं तो हम इस तरह की जो है वो वैराइटीज़ ब्रीड करें कि जो लो डेंसिटी पे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। हम अभी आपको वैराइटीज़ दिखाएंगे जो कि हमने अर्ली कॉटन में लगाई हुई हैं और उसका मोनोपोडियल ब्रांचेस 5-6 है। इसका मतलब ये है कि वो जो है उसका अगर हम प्लांट टू प्लांट फासला बढ़ा दें तो उसकी पैदावार पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने अर्ली में वो 3 फुट पे लगाई है और ये जो वैरायटी है, हर वैरायटी का एक डिफरेंट इडियो टाइप होता है, उसकी शेप होती है, तो उसके मुताबिक ही उसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रिकमेंड किया जाता है। तो ये जो वैरायटी जिसमें हम खड़े हैं, इसको हम अगर अर्ली में लगाएंगे तो इसका हम फासला 2 फुट रखेंगे, और जब हम इसको लेट में लगाएंगे, लेट मीन के आफ्टर वीट, तो 1 फुट से लेके 1.5 फुट तक इसका हम फासला जो है वो रिकमेंड करेंगे। तो जैसे जैसे ये विंडो इनकी शॉर्ट होती जाएगी तो इसका फासला जो है वो हम कम करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे फैसल साहब बात कर रहे थे, ये बड़ा एक मुनफरिद तजुर्बा है जो ये कर रहे हैं कि जुलाई के अंदर जो हमने काश देखी है और उसके जो पौधे हैं इस वक्त उनकी फ्रूटिंग है उसके ऊपर भी हमने बात की। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक ऐसी वैरायटी भी है जिसकी 2 पिकिंग हो चुकी हैं और उससे अच्छी खासी पैदावार ली जा चुकी है, और मैं हैरान हूँ उस वैरायटी को देख के कि माशाल्लाह अभी भी उसके ऊपर फ्रूटिंग का अमल जारी है और उसका बॉल साइज़ जो है वो भी हम देख रहे थे। अभी चलते हैं वहाँ पर उस फील्ड में, वहाँ पर चल के उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हम जो आइंदा कोई प्रोग्राम हो उसमें ख़ास तौर पर जो सीड टेक्नोलॉजी के ऊपर है उसके ऊपर भी ज़रूर जो है वो बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको नए फील्ड में दिखाते हैं, वहाँ पर नई वैरायटी दिखाते हैं। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज बात कर रहे हैं खेत खलियान में कबीरवाला के अंदर जो यहाँ पर कपास की मुख्तलिफ वैरायटीज़ के तजुर्बात हो रहे हैं। अभी हमने जो आपको कपास की एक वैरायटी दिखाई जो लेट काश्त है। अभी हम एक फील्ड में आए हैं जो अर्ली काश्त है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा फील्ड है। फैसल अयाज साहब से इसी हवाले से बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि फैसल भाई दुनिया की मुख्तलिफ जो सीड के इदारे हैं उनके मेंबर भी हैं और यहाँ पर सीड डेवलपमेंट के हवाले से गुज़श्ता कई सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी ये जो वैरायटी है क्या हम बता सकते हैं कि ये कौन सी है, कब लगी और इसका रिस्पांस कैसा है? इस वैरायटी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये अर्ली सोइंग सेगमेंट में ये लगाई गई है। इसकी काश्त मार्च में हुई है और उसके बाद हमने इसकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो बाकी वैरायटी से मुख्तलिफ है। टेक्नोलॉजी इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसको इडियोटाइप जो है, इसकी प्लांट की जो शेप है वो हमने इस तरह की ब्रीड की है कि इसको हम ज़्यादा फासले पे लगा सकते हैं। इसका प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे जो कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से कॉटन के पौधे पे 2 तरह के जो है वो शाखें होती हैं। एक मोनोपोडियल ब्रांचेस होती हैं और एक सिम्पोडियल ब्रांचेस होती हैं। मोनोपोडियल ब्रांचेस वो होती हैं कि जो नीचे से निकलती हैं, ये वाली जो बड़ी ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं,
ये जो नीचे से निकली हुई हैं ये मोनोपोडिया हैं, और ये जिस ब्रांच पे ये फ्रूट लगता है, ये जो ब्रांच आपको नज़र आ रही है ये सिम्पोडिया इसको कहलाती है। तो ये जो हमने पौधा ब्रीड किया है ये उस तरह का पौधा है कि जैसे इंडिया में मुख्तलिफ हाइब्रिड्स जो है वो लगाए जाते हैं डेजर्ट में, या उनका जो ड्राई एरिया है वहाँ पे जो कॉटन लग रही है वो टोटली इसी तरह का पौधा है। तो वो मोनोपोडियल ब्रांचेज हैं उसमें। मोनोपोडियल से मुराद के नीचे से जो है ये शाखें 5 से 6 शाखें निकालता है। इस एट्रीब्यूट की वजह से इसके प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने इसके पौधे का फासला 3 फुट रखा है। और अभी आप ये पूरा फील्ड देख सकते हैं, आपको अंदर से गुजरने की जगह नहीं मिलेगी। यानी कि इसकी इडियोटाइप इस तरह की है कि जो उसके 3 फुट के अर्ली सेगमेंट में जो प्लांट डिस्टेंस है उसमें ये फिट आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तक जो है ये हर तरह के जो है वो बीमारियों से पाक है, जड़ी बूटियों से पाक है। सिर्फ हमने इस पे वाइट फ्लाई और थ्रिप्स का 2 स्प्रे किए हैं, उसके अलावा हमने किसी सुंडी का इस पे कोई स्प्रे नहीं किया। और अगर हम पैदावार की बात करें तो इसकी अभी 2 पिक हो चुकी हैं और हम 30 मन के करीब इसकी पैदावार भी ले चुके हैं। तो बाकी हम जो आपको जैसे बताया कि ये इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ वैरायटी है, इसको जितना खाद पानी हम लगाते जाएंगे ये उतना फ्रूट और उतनी पैदावार बढ़ाती जाएगी। बिल्कुल सही, ये बढ़ाती जाएगी। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपकी 2 पिकिंग हो चुकी हैं, 30 मन तक आप इससे ले चुके हैं, टॉप तक अभी इसकी फ्रूटिंग का अमल जो है वो जारी है। और हमने एक कॉटन ब्रीडर से और एक्सपर्ट से बात की थी, उन्होंने कहा था इस वक्त भी आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसमें करें, और अगर आप इस वक्त नहीं करते तो जो खादें आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं उनको इस्तेमाल में लाने के लिए जो है वो मेरे ख्याल में सल्फ़र का इस्तेमाल करें और उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपको लगता है कि इस वक्त अगर आप इसकी ग्रोथ को मज़ीद आगे लेकर जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको इस तरह की भी कोई चीज़ आपने कोई इम्प्लीमेंट की इस तरह की, या आप सजेस्ट करेंगे कि अगर आप उसकी ग्रोथ बढ़ाना चाह रहे हैं, रोकना नहीं चाह रहे, तो फिर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल या जो फर्टिलाइज़र ज़मीन के अंदर इस वक्त मौजूद है उसको फिर काबिल इस्तेमाल बनाएं? एक्चुअली जो प्लांट की जो फेजेस होती हैं ना वो एक इसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है और एक वेजिटेटिव फेज़ होती है। तो अभी इसका जो हमने प्लांट को चलाना होता है, इसकी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेज़ को बैलेंस करके चलाना होता है। तो वो आता है प्लांट मैपिंग में। तो कॉटन का ऐसा प्लांट है कि ये जो खुद ब खुद बोलता है, ठीक है, मगर वो आँख चाहिए कि वो उसको समझ सके कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, ये बेज़ुबान है। मगर इसका साइंटिस्ट, इसका ब्रीडर इसको देख के पहचान लेता है कि ये आया पौधा, ये ठीक न्यूट्रिएंट्स इसको ठीक मिल रहे हैं, इस पे किसी बीमारी का हमला तो नहीं है, इसको किसी फर्टिलाइज़र की कमी तो नहीं है, इसकी जो ग्रोथ ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो है एक ब्रीडर या एग्रोनोमिस्ट वो देख के इसको सही बता सकता है कि ये इसको इस स्टेज पे क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, ब्लाइंडली जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। इसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग है प्लांट मैपिंग की, यहाँ तक कि इसकी उम्र का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पौधे को देख के कि ये कितने दिन का पौधा है, ये कब काश्त हुआ और इसके साथ अब तक क्या सलूक हो रहा है और आगे फ्यूचर में इसके साथ क्या बनने वाला है। ये सारी चीज़ें हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको देख के। तो आज क्योंकि ये एक और एस्पेक्ट पे हम सीड के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो प्लांट मैपिंग का एक बड़ा वसी एक चैप्टर है, उस पर भी हम इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो हम बात करेंगे। अच्छा सर, ये बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, अभी ये पौधा आपको नज़र आ रहा है जिसके हवाले से फैसल भाई भी बात कर रहे थे कि इसकी 2 चुनाइयाँ हो चुकी हैं, 30 मन तक आ गया है और अभी भी हम देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक। अच्छा, ये एक ही पौधे की शाखें हैं, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 से 7 जो है वो एक ही पौधे की शाखें हैं और हर शाख ऐसे लगता है कि पूरे का पूरा जो है वो पौधा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन कुछ 40 से ज़ायद बॉल्स, 50 से ज़ायद बॉल्स अभी तक इसके ऊपर मौजूद हैं। और सर एक चीज़ ये बताइएगा, इस वक्त काश्तकार अभी कुछ उसके अंदर उम्मीद पैदा हुई है, आपका कॉटन फील्ड देख के तो लगता है कि पाकिस्तान में कॉटन का रिवाइवल बहुत दूर नहीं है। आपको लगता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं कॉटन के हवाले से, अगर वो कुछ बेहतर हो जाएं और इस तरह के अगर फील्ड्स में आप कॉटन लगा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें रियासत उनको देखे, हुकूमत देखे, जो लोग हैं यहाँ के, ख़ास तौर पर आपके जो दोनों हमारे मिनिस्टर्स हैं, फेडरल भी और प्रोविंशियल भी, उनका ताल्लुक भी आपके ही इलाके से है, तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर पॉलिसीज़ को बेहतर किया जाए और इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जाए, इस तरह के प्रोडक्टिव फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए, तो आपको लगता है कि कितना दूर है कॉटन का रिवाइवल और आने वाला टाइम कैसा है कॉटन के लिए? पहली तो बात ये है कि हमें गवर्नमेंट को
एग्रीकल्चर को सीरियस लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि काटन के लिए रिसर्च के लिए कोई बजट ही नहीं पहले मुख्तस किया गया, ये जो बजट हमारा है। उसके बाद मेहनत करके कुछ हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ एलोकेशन करवाई है इसके बजट के लिए। तो ये काटन जो है वो हमारी जो है काटन में जो एग्रीकल्चर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। जैसे हमारी एग्रीकल्चर को हमारी इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, काटन को एग्रीकल्चर में। तो ये जो इलाका हमारा ये जनूबी पंजाब का है, इसकी आन बान शान ये काटन से है। यहाँ पे ज़िम्मेदार के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। काटन के अगर मैं ज़िम्मेदार की बात करूँ कि ऐसे यहाँ पे इलाके भी हैं जहाँ पे नीचे के पानी कड़वे हैं, वहाँ पे काटन के अलावा और कोई फसल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। एक तो पॉलिसी मैटर है, दूसरा सीड की प्योरिटी है, तीसरा जो वैराइटीज़ की अवेलेबिलिटी है वो किस तरह की है। ठीक है ना, सर्टिफाइड जो सीड है उसकी बहुत कमी हो गई है। जो अनरजिस्टर्ड वैराइटीज़ हैं, हाँ, वो उनका एक यलगार है। और जो पहली हमारी ट्रांसजेनिक काटन आई उसके बाद क्योंकि बायोसेफ्टी रूल्स बाद में फार्मूलेट हुए, तो उसको अनप्लैंड एक जो है वो हमारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई बीटी कॉटन की, जिस वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए। तो अब जो है मौका ये है कि अब एक सेकंड जो है वो जनरेशन बीटी कॉटन की वो लॉन्च होने वाली है। तो अब गवर्नमेंट को कम से कम कुछ सॉलिड स्टेप लेने चाहिए कि जिसकी बेस पे हम एक सस्टेनेबल जो है काटन प्रोग्राम चला सकें। कि पहले भी हमने काफ़ी सारी गलतियां की, कोई हमने प्लान्ड उसकी लॉन्चिंग नहीं की, अनप्लान्ड लॉन्चिंग थी 1 to 1 की। तो अब जो हमारी वैराइटीज़ कम से कम नए जो जीन्स हमारे ट्रिपल जीन डबल जीन की वैराइटीज़ लॉन्च होने वाली हैं, तो उसके लिए कोई हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत है, NBC है, उधर से क्लियरेंस है, मगर वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक है। आगे हमारी फील्ड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम है कि हमने किस पोर्शन से बीटी को लगाना है, नॉन बीटी को कितनी जगह देनी है, पेस्ट की शिफ्टिंग है, इंसेक्ट पेस्ट की वो ड्रिफ्ट है जो हमने पहली काटन में वो कंसीडर ही नहीं की, जिसकी वजह से ये वाइट फ्लाई का हमारा जो मसला आया है। तो एक इंसेक्ट को हम ख़त्म करेंगे, एक वीड्स को ख़त्म करेंगे, तो उसके कंपटीशन में अगली चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने उसको फोरकास्ट करके चलना है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो सारी प्लान करके हर चीज़ को चलते हैं, और जो डॉक्यूमेंट चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी है हमारे लिए, वो फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। मगर हमारे पास उसका अभी कोई मैकेनिज़्म यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से हमारी काटन वो डावाडोल ही रहती है। जब ट्रेंड अब रेट की वजह से एक ट्रेंड बना है कि हमें रेट अच्छा मिल रहा है काटन ग्रोवर को, तो वो फैसिलिटेट हो रहा है, उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो वो अगले साल लगाने को तैयार है। मगर इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है कि अगर हम सीड पे चेक एंड बैलेंस लगा दें कि सीड की वैराइटीज़ इतनी आ गई हैं कि मैं गिनूँ तो शायद मेरी गिनती में ना है। बिल्कुल सर, जैसे आप बात कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ जो अभी फैसल साहब ने बात की है कि जो पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर होंगी तो फिर ये चीज़ें और बेहतर चलेंगी। फैसल भाई, एक चीज़ हमारे काश्तकार को सीधी सीधी समझ आती है, कितना खर्चा करूँगा कितने पैसे मिलेंगे। ये जो वैरायटी आपने अभी काश्त की है, आपको लगता है कि इसके ऊपर कितना एक्सपेंस हो चुका है अब तक फ़ी एकड़ की अगर हम औसत बात करें, और ये औसत कितना पैदावार दे रही होगी आखिरी चुनाई तक? मतलब अगर हम 6000 के हिसाब से ही रेट लगा लें तो आपको क्या लगता है कि काश्तकार की जेब में कुछ जा रहा होगा? और मैंने एक सवाल पहले भी किया था, अभी भी फिर वही दोहरा रहा हूँ कि कॉटन का रिवाइवल कितना दूर है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अल्टीमेट जो बात ख़त्म होती है वो इनकम पे होती है कि ज़िम्मेदार को बच क्या रहा है। ठीक है, आज का अगर हम रेट देखें तो वो 6000 रुपये है पर मंथ। ठीक है, और जो वैराइटीज़ इस वक्त हमारे इस सीज़न में लगी हुई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, और ज़िम्मेदार होपफुल है कि वो कम से कम जो है वो 20 से 25 मन तो आराम से ले लेगा। ठीक है, मगर अगर हम अपनी इस वैरायटी की बात करें, अर्ली काटन में हम होपफुल हैं कि ये 60 मन क्रॉस कर जाएगी, और लेट में हम होपफुल हैं कि जुलाई में हमारी जो काश्त है ये 20 से 25 मन जो है वो इंशाल्लाह हमारी वो क्रॉस कर जाएगी। काटन का रिवाइवल इस दफ़ा जो रेट बन रहा है वो कंपैरेटिव हम एनालिसिस करें तो फिर उसका रिवाइवल बनता है कि अगर हम उसको मक्की के साथ कंपेयर करें, इसके कंपैरिजन में मक्की लग रही है, इसके कंपैरिजन में जो है वो राइस आई है, इसके कंपैरिजन में जो वो तिल्ली आई है, उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो इसकी जो है वो कॉस्ट बेनिफिट रेशो डबल बन रही है। ठीक है,
मसलन अगर हमारी 30 मन भी पैदावार आती है तो अगर 6 से उसको ज़रब दें तो 1,80,000 रुपया बनता है। 50,000 हम खर्चा निकाल दें ऊपर से तो 1,20,000 जो है वो ज़मींदार की जेब में जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो पेशरफ्त है और ये एक इनिशिएटिव है कि और हम होपफुल हैं कि मैंने पूरा पंजाब अभी काटन के हवाले से सीड प्रोक्योरमेंट के हवाले से विज़िट किया है। तो इस दफ़ा काटन हर जगह पे अच्छी खड़ी है, ठीक है। और ज़िम्मेदार जिससे भी बात की है वो बड़ा मुतमिन है, होपफुल है और इस चीज़ को वो बता रहा है कि अगर इस साल मैंने 5 एकड़ लगाए हैं तो अगले साल इंशाल्लाह मैं उसके 10 एकड़ लगाऊंगा। हाँ, तो ये जो है ये एक अच्छा शगुन है और काटन की रिवाइवल इंशाल्लाह इतनी दूर नहीं है और हम देखेंगे कि अगले सीज़न में हम जो इस साल एरिया पंजाब में लगा है काटन का उससे कम से कम हम डबल एरिया की उम्मीद कर रहे हैं। ये हमारी फोरकास्टिंग है। बिल्कुल ठीक। जैसे फैसल साहब अभी बात कर रहे थे कि कॉटन का रिवाइवल ज़्यादा दूर नहीं है। उम्मीद भी यही की जा रही है कि आने वाले साल में कपास का एरिया बढ़ेगा, इसकी पैदावार भी बढ़ेगी। अभी हम यहाँ जिस फील्ड में हैं तवक्को यही की जा रही है कि 60 मन क्रॉस करेगी और जो लेट काश्त है वो 20 से 25 मन क्रॉस करेगी। और अगर इस दफ़ा एवरेज 25 से 30 मन रहती है तो भी काश्तकार के लिए ये घाटे का सौदा नहीं है। बहुत प्रॉफिटेबल इस दफ़ा का ये फील्ड होएगा, इस दफ़ा का ये कपास होएगा कि काश्तकार को अच्छे पैसे मिलेंगे। ब्रेक लेते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैसल साहब आपका, आपके वक्त का। गर्मी में हम यहाँ पर पहुँचे आज। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे फैसल हयात साहब से उनकी कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से, जो नई वैरायटीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो काम हो रहा है कॉटन के ऊपर वो बड़ा खुशाइंद है, ख़ास तौर पे कपास की बहाली के हवाले से। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं कॉटन लवर हैं, गुज़श्ता कई दिहाइयों से कॉटन का ना सिर्फ ग्रोइंग कर रहे हैं बल्कि इसके बिज़नेस से भी वाबस्ता हैं। राना मोहम्मद सलीम साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कब से कॉटन में हैं, कितना उतार चढ़ाव देखा और इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके पास कॉटन की? आपका शुक्रिया कि बहुत अरसे के बाद आपके चैनल ने और आपने ये प्रोग्राम शुरू किया। अगर इसी तरह दूसरे लोग भी ये प्रोग्राम करते तो ज़राअत में तरक्की भी हो जाती बहुत ज़्यादा। इसी तरह गवर्नमेंट भी अगर इसमें दिलचस्पी लेती ज़राअत में। मैं सन 80 से इस ज़राअत की काश्तकारी में भी हूँ और इसके कारोबार में भी हूँ। कभी इस मुल्क में 40 लाख बेल हुई है, कभी इस मुल्क में 60 लाख बेल हुई है, कभी 80 लाख हुई है, कभी 1.5 करोड़ बेल होकर भी वापस होते होते 55 लाख पे भी हम आ गए हैं। क्योंकि इसमें ना तो गवर्नमेंट की दिलचस्पी थी और ना ही महकमा ज़राअत की थी और किसान जो इस मुल्क को तरक्की दे रहा था। इस काटन की वजह से कपास उगाओ और पाकिस्तान की मईशत बचाओ, उस प्रोग्राम को भी इस कि यहाँ के जो ज़राअत महकमे वाले या गवर्नमेंट ने सबूताज कर दिया। और अब हमने ये आज से 6 माह पहले से जब इसकी नई काश्त शुरू हुई, मैंने ये एक प्रोग्राम लोधरा में किया था, कपास उगाओ और मईशत बचाओ। और इंशाल्लाह उस प्रोग्राम के तहत मैंने फैसल साहब से भी एडवेंचर प्रोग्राम शुरू किया कि हम इस काटन की बहाली कैसे कर सकते हैं ताकि लोगों को यहाँ रोज़गार मिले। किसान गरीब हो चुका है, किसान 70 साल में जो मेहनत कर करके अब किसान वहीं पे खड़ा है और उसका जो किसान से जो फसलें अजनास उठाने वाले वो बिल्कुल उनके पलाजे और अमीर तरीन हो गए। मेरी हैसियत भी इस काटन ने बदली, मेरी हैसियत भी इस कपास और इसके बिजनेस ने बदली। लिहाजा अब जैसे जैसे ये कपास ख़त्म हो रही थी मेरी सांसें कम हो रही थी। मैंने दोबारा इस उम्र में फिर दोबारा कोशिश करनी शुरू की। मैं कहता हूँ कि हर कोई इसका स्टेक होल्डर है, काटन फैक्ट्री वाला, टेक्सटाइल मिल वाला और अगर ये स्पिनिंग में, वीवर में, अगर ये गारमेंट्स वाला, सारे को चाहिए था हम इकट्ठे होकर इस कपास को दोबारा उजागर करें, बाहर जिससे मुल्क की इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। हर वज़ीर ख़जाना मैं काफ़ी अरसे से देखता हूँ, वो हर डिबेट पे जो जून में बजट पेश करता है वफाकी वज़ीर, वो कहता है कि हमारे डेफिसिट की वजह है कि उसमें काटन नहीं हुई इस साल मुल्क में, वो डेफिसिट की वजह। फिर जब वो तकरीर करने के बाद इस काटन के बारे में उसने नहीं सोचा कोई इतना, अगर इसके बारे में सोचा इसमें 3 करोड़, मेरी गिनती के मुताबिक मैं दावे से कहता हूँ कि 3 करोड़ लोगों का रोज़गार इस कपास उगाओ से है। जो इसको हाथ लगाता है कपास को, उसको रिज़्क मिलता है और रिज़्क हलाल मिलता है और वो उसके बच्चे उसके खुशहाल होते हैं, उसके बच्चे इसी बिजनेस से आगे अपनी एजुकेशन करते हैं, उसका आगे एजुकेशन करते हैं।
अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं सर कि काश्तकार जिसने भी इसको हाथ लगाया है वो आगे बढ़ा है, तो 1,48,00,000 बेल हाँ जी, और फिर 55 लाख, हाँ जी। क्या लगता है काश्तकार ने मेहनत करना? क्योंकि हम महकमा ज़राअत से बात करते हैं, वो कहते हैं काश्तकार की मैनेजमेंट ख़राब हो गई, वो मेहनत नहीं करता। अच्छा, इसी तरह जो रिसर्च इदारों वाले हैं वो कह रहे हैं हमारा बीज बहुत अच्छा है, लेकिन काश्तकार को पता नहीं है कि कैसे काश्त करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। आपने मेहनत छोड़ दी है या मसला और है? इसमें बीज का मसला, बीज का खालस होना। आप लशारी साहब देखें, तफसील लेके देखें, जो बीज कंपनियां जितनी रजिस्टर्ड हुई हैं, जो मिडिल पास था, जिसके पास ज़राअत का कोई तजर्बा नहीं था, जो अंगूठा टेक था, सब की रजिस्ट्रेशन ये सीड हुई भोले भाले किसानों के सीड कंपनियों ने, ज़रिए अद्वियात वालों ने, इन्होंने लूटा। किसान का कोई जुर्म नहीं। किसान का तो एक काम है जो आके ये अवेयरनेस देते हैं ये कंपनी वाले भी, ये बीज मेरा खालस है, इसको लगा लें। उसका अगर बीज खालस नहीं होता इस मुल्क में, कोई कंज्यूमर कोर्ट ज़राअत की नहीं है जिससे हम वो किसान जाके दरवाज़ा खटखटाए वो किसी वजीर का या ज़राअत का कि उसको इसका नुकसान हो गया। मुख्तलिफ अगर किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, अगर फैक्ट्री में कोई लॉस हो जाए, उसकी इंश्योरेंस मिलती है। किसान को ज़री कर्जा दिया जाता है, उसकी ज़री इंश्योरेंस पॉलिसी में से उसके पैसे किसान के कर्जे के वक्त फौरी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए काट लिए जाते हैं। जब किसान की फसल तबाह होगी, मौसम के मुताबिक तबाह होगी, या जिसने बीज बेचा उसका बीज खालस न हुआ, जिसने उसने दवाई दी उसकी वो दवाई खालस नहीं, उसने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया उस फसल का, उसमें वो जहर ही इस काबिल नहीं था। किसी किसान को ने बताया कि इस टेम्परेचर में इस जहर में इतना पानी डाल के करें। किसान को हर ने लूटा, मेरे समेत लूटा हर ने, और गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं हुई इस चीज़ पे। कोई कहता है कि मैं ये मोटरवे बनाऊं, कोई कहता है कि बिजली, कपड़ा और कपास उगाने से हमारा वजीर आजम कहता है कि मुल्क नहीं चलता। मैं दावे से कहता हूं जब तक कपास नहीं होगी यह मुल्क ज़री मुल्क है, यह मादनियात का नहीं, यह पेट्रोलियम का नहीं, यहाँ LNG नहीं पैदा होती, यहाँ पे कपास पैदा होती थी। और इसकी कपास की जो वेस्टेज थी वो LNG थी, LNG का काम करती थी। हजारों देहात के चूल्हे इस LNG से चलते थे और इसमें रोटी और उनके लिए जो खाने की खुराक बच्चों की तैयार होती थी। ये कपास एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर जगह पे उसके करता है। कपड़ा बनता है इससे, इतने से एक आपकी शर्ट बन जाती है। उससे आगे फिर निज़ाम है, दर्जी का निज़ाम है, रंगाई का निज़ाम है, फिनिशिंग का निज़ाम है। ये निज़ाम मुल्क को, और इसमें टैक्स जो लगे हुए हैं, अगर लशारी साहब आप वो टैक्स देख लें, उस टैक्स की वजह से मुल्क चल रहा है। जब साल 1,48,00,000 बेल हुई थी, 1% इसका रुई का सिर्फ सेल टैक्स था, वो गिन ले। जिस साल अगर इसमें हट के 55 लाख हुई है वो गिन ले। इसमें इतनी GST, ज़राअत की दवाई के डब्बे में भी GST है, बीज में भी GST है, इसकी हर जगह पे इसके टैक्स है, बिनौले पे टैक्स है। और इसका जो सीड निकलता है वो ऑयल केक बनता है, ऑयल केक से इतना तेल निकलता है जो 10,000 रुपये मन बाहर से मंगवाया जाता है। आज जो 70 लाख बेल बाहर से मंगवाई जा रही है, उसका औसत रेट 12,000 रुपये मन है। उससे कितना ज़रा मुबादला जाएगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान से अपील करता हूँ, इस मुल्क में वो अजनास की अवेयरनेस दी जाए किसान को, उसकी आगाही दी जाए किसान को। जो 10,000 में तेल है सरसों का, कैनोले का, इसको लगवाया जाए और उसके बाद फरवरी में कपास उगाई जाए। उसका रेट है 14,000 रुपये आज रुई का। हम इस मुल्क में काटन, कितने मुल्क दुनिया में कितने मुल्क पैदा करते हैं, 11-12, और गंदम और जिस चीनी के बीच से इस गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने 3 साल ज़ाया कर दिए, वो तो 101 मुल्क काश्त करता है। वहाँ से गंदम सस्ती है, रुई मंगवानी महंगी है। जो आज डॉलर का रेट बढ़ गया, कभी किसी ने सोचा किस वजह से बढ़ गया? पिछले साल कितनी रुई आई है, उससे पिछले साल कितनी रुई आई है मुल्क में, इस साल कितनी आनी है, इंतज़ार है कितना डॉलर अभी जाएगा, डॉलर के रेट बढ़ेगा। इस मुल्क में ऐसी अजनास पैदा करो जिसकी कीमत 10,000 रुपये, 12,000 रुपये है। किसान भी खुशहाल होगा, मुल्क भी खुशहाल होगा। 1,800 रुपये मन वाली आइटम मंगवा लो, 12,000 और 10,000 वाला आइटम बेच दो। इसकी इकोनॉमिक्स बनाएं वज़ीर ख़जाना साहब, इसकी इकोनॉमिक्स बने, फिजिबिलिटी बताएं किसानों को, फिजिबिलिटी हर फसल की। कोई किसी चैनल पे कोई प्रोग्राम किसान बैठक है? आपका शुक्रिया लशारी साहब, आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी चैनल, हमारे इतने चैनल रजिस्टर्ड किए हैं, गवर्नमेंट उसे सुबह पाबंद कर दे कि भाई 5 मिनट किसानों को भी आगाही दे।
या कोई चीज़ ऐसा निज़ाम मुल्क में लेके आए, रोज़ाना के रेट भी उन किसान को पता चल जाए। बिल्कुल जी, राना साहब जैसे कह रहे हैं, काश्तकार को इतनी आगाही है कि क्या काश्त करना है, क्या इंपोर्ट करना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, भेजना क्या है, मंगवाना क्या है। रुई इस वक्त अगर मंगवा रहे हैं तो उसका रेट क्या है, चीनी और गंदम के पीछे लगे हैं तो उसका बैनुल-अक़वामी सतह पे रेट क्या है, पाकिस्तान में क्या होता है, ये सारी सूरत हाल एक आम काश्तकार को पता है। उसको इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल है, उसको पता है कि मैं कितनी कॉटन उगाऊंगा, और उसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उस बयान का भी पता है कि जो उन्होंने दिया था कि कोई भी मुल्क ये मुल्क कपास के साथ नहीं चल सकता, तो वो उनका दावा है कि कपास के साथ ही चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मादनियात नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के अंदर भी लीड करती है तो कॉटन करती है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। आज हमने कबीरवाला के कुछ फील्ड्स आपको विज़िट कराए। फैसल साहब की गुफ्तगू थी, बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू थी, काश्तकारों के लिए वो बहुत ज़्यादा मुफीद थी कि किस तरह हम अपनी कॉटन का रिवाइवल कर रहे हैं, कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर मसाइल हैं और उनको कैसे उजागर किया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि हम अगला कोई प्रोग्राम भी कबीरवाला से करें, सीड के हवाले से। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतरल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।